हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू एसपी सर क्लासेस। प्यारे दोस्तों, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में जो आपका सेकंड पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसके हम लोग 2023 से लेकर के 2014 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में एमसीक्यूज पूछे गए हैं, हर पेपर में 15 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। 2023 से लेकर के 2014 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में एमसीक्यूज पूछे गए हैं उनको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पेपर फर्स्ट का हम करा चुके हैं और वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग 23 से 14 तक 10 साल के यानी कि 9 साल के बहुविकल्पीय प्रश्न एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। और ईयर वाइज करते हैं, जैसे 2023 के प्रश्न पहले हल करेंगे, 2023 के बाद में फिर आगे जब बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा 2022 के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, इनको हल करेंगे। इस तरीके से 2014 तक हम लोग पीवाईक्यू करने वाले हैं एमसीक्यूज, ठीक है। और मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। अगर ये सारे एमसीक्यूज आप ठीक से पढ़ लेते हैं तो 2025 में जो आपकी परीक्षा होने को है उसमें सारे प्रश्न यहीं से मिलेंगे। जो 15 प्रश्न आएंगे वो डेफिनेटली यहीं से मिलेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस में से, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तो 2023 के क्वेश्चंस लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने कहता है कि कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना करने वाले वॉरेन हेस्टिंग्स थे। अच्छा, अगर ये पूछ ले कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना कब की थी, अगर कब पूछ ले तो आप बता दीजिएगा कि 1781 में की थी। सर कब की थी? 1781 में की थी, इसलिए ऑप्शन जो सी है वहाँ राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन वही रहेगा, बस घुमा करके पूछ लेगा। किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किसको कहा जाता है? कोठारी आयोग को हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। अगर पूछ ले कि कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था तो कोठारी आयोग का जो गठन है वो 14 जुलाई 1964 को, ठीक है। 14 जुलाई 1964 को कोठारी आयोग का गठन किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो दौलत सिंह कोठारी थे, इसीलिए इस आयोग को कोठारी आयोग भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं राधाकृष्णन आयोग पे। राधाकृष्णन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948 में, ठीक है। मुदालियर आयोग अगर पूछ ले तो मुदालियर आयोग की स्थापना 23 सितंबर 1952 को हुई थी। 23 सितंबर 1952 को मुदालियर आयोग का गठन किया गया था। कोठारी आयोग तो मैंने आपको बता ही दिया, 14 जुलाई 1964, ठीक है, 14 जुलाई 1964 बस, ठीक है। तो यहाँ तक। अब जैसे जो हमारा मुदालियर आयोग है इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन घुमा करके आपसे पूछ लेगा। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? भारतीय शिक्षा आयोग का जो गठन है वह सन 1882 में किया गया था, ठीक है। आपको बताते चलें कि उस समय भारत के जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन, उन्होंने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में पहला भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया था और इसीलिए इसको हंटर आयोग भी कहा जाता है क्योंकि इसके अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे, ठीक है। 3 फरवरी 1882 में इसका गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कहता है गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। गोखले विधेयक कब प्रस्तुत हुआ था? 16 मार्च 1911 को गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गोखले विधेयक कब प्रस्तुत हुआ? 16 मार्च 1911 को। बड़े प्यारे प्रश्न है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि सारे एमसीक्यूज और सारे पीवाईक्यूज हैं। शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष कौन थे? शिक्षा आयोग 1964-66 के जो अध्यक्ष थे वह थे श्री DS कोठारी, यानी कि दौलत सिंह कोठारी थे, ठीक है। कौन थे? दौलत सिंह कोठारी। अगला प्रश्न कहते हैं प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म कहाँ से हुआ? हंटर आयोग से, 1813 के आज्ञा पत्र से, मैकाले के विवरण पत्र से या फिर वुड के आदेश पत्र से। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट क्या हो जाएगा इसमें? तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जो जन्म है वह 1813 के आज्ञा पत्र से हुआ था। 1813 के आज्ञा पत्र से ही प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया था। शिक्षा को समवर्ती सूची में 1976 ईस्वी में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत दिया गया था, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए शिक्षा समेत
5 विषय थे जिनको राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में रखा गया था। तो जो शिक्षा है ये भी पहले राज्य सूची का ही विषय हुआ करती थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में इसको समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है वह लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। और अगर ये पूछ ले कब की गई थी तब क्या बताओगे? तब आप बताओगे 10 जुलाई, क्या बताओगे? 10 जुलाई 1800 में। ठीक है, 10 जुलाई 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे कहता है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कब प्रारंभ हुआ था? ऑपरेशन जो ब्लैकबोर्ड है यह आपका प्रारंभ हुआ था 1986-87 में। बाकी अगर इसमें एक ऑप्शन दिया हो तो आप 1987 लगाएंगे। ठीक है, 1986-87 माना जाता है, लेकिन अगर एक ऑप्शन दिया हो तो 1987 को टिक कीजिएगा, ये ज़्यादा बेस्ट है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेते हैं। कहता है निस्यंदन या निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? निस्पंदन सिद्धांत हमने खूब पढ़ा है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। इसके जो प्रतिपादक हैं लॉर्ड मैकाले, ये क्वेश्चन हमको पेपर 1 में भी मिले थे, सेकंड में भी लॉर्ड मैकाले हैं। और निस्पंदन सिद्धांत है क्या? हमने कल भी आपको बताया था, इसको इंग्लिश में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा जाता है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, सुन लीजिए हमारी बात को। देखिए, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत से तात्पर्य ये था कि शिक्षा का एक ऐसा फॉर्मेट, एक ऐसा प्रारूप तैयार किया जाए कि वो ऊपर से छनकर नीचे, अर्थात जो नीचे के लोग हैं सर्वसाधारण तक पहुंच जाए। यानी कि शिक्षा का ऐसा फॉर्मेट तैयार किया जाए कि वो ऊपर से छन छन करके नीचे की ओर सर्वसाधारण तक यानी जन जन तक पहुंच जाए। पहले कुछ उच्च वर्गों को, क्या था इसका मतलब कि पहले जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो विशेष लोग हैं, उनको शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद समय के साथ साथ निम्न वर्ग की जो जनता है वो इस उच्च वर्ग की नकल करके, इनका अनुसरण करके अपने आप ही शिक्षित हो जाएगी, अपने स्वयं ही शिक्षित हो जाएगी। तो ये था ये निस्पंदन सिद्धांत। जैसे यहाँ पे निस्पंदन हो या निस्यंदन हो, इसका शाब्दिक अर्थ ही है छनाई। शाब्दिक अर्थ इसका क्या है? छनाई, यानी कि किसी चीज का, किसी द्रव का छन छन करके नीचे की ओर आना। ठीक है, यहाँ पे शिक्षा में इसका अर्थ है कि समाज के उच्च वर्ग को शिक्षित कर देने से शिक्षा का जो प्रकाश है वो स्वाभाविक रूप से सर्वसाधारण तक पहुंच जाए। ठीक है, और इस प्रकार मानव समाज में व्यवहार, विश्वास, संस्कृति, सभ्यता, मूल्य, रीति रिवाज, शिक्षा और जो अन्य सामाजिक गतिविधियां हैं उनका उच्च वर्ग से निम्न वर्ग की ओर आना ही शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत यानी कि फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हमसे कहता है शिक्षा में छिनाई सिद्धांत लागू किया गया था, उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु लागू किया गया था। यानी कि इसमें उच्च वर्ग के लोग शिक्षित हो जाएंगे और निम्न वर्ग के लोग अपने आप ही शिक्षित हो जाएंगे, उनका अनुसरण करके, उनकी नकल करके। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम कब बना? ये बना था सन 2009 में। ठीक है, लागू कब हुआ सर? लागू हुआ था ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि RTE भी कहा जाता है। ओके, इतनी बात होती है क्लियर। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध किससे है? कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का जो संबंध है वह प्राथमिक बालिका शिक्षा से है, प्राथमिक बालिका शिक्षा से है। और ये योजना कब शुरू हुई? ये जो योजना है वो जुलाई, ध्यान रखिएगा, सबको याद रखिएगा कि कौन सी योजना कब शुरू हुई। ये योजना जुलाई 2004 से शुरू हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है यह 1904 में पारित किया गया था। और किसने पारित किया था? तो इसको लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था। लॉर्ड कर्जन ने इसको पारित किया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन घुमा करके पूछ लेगा तो आप बता नहीं पाएंगे। अगर सिर्फ रट करके जाएंगे सीधा आंसर क्वेश्चन पेपर में या मॉडल पेपर में तो सब सीधे आंसर मिलेगा आपको। कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया? कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श लंदन विश्वविद्यालय को बनाया गया था। किसको बनाया गया? लंदन विश्वविद्यालय को। ये 15 क्वेश्चन हमारे 2023 के थे, कंप्लीट होते हैं। अब आगे हम लोग 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है इसको हल करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है,
राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? तो यह अनुच्छेद 21A से प्राप्त होता है डियर फ्रेंड। किससे प्राप्त होता है? अनुच्छेद 21A से प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, यानी कि बच्चे की जो मदर टंग है उसी भाषा में उसको शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व तो राज्य का है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका उल्लेख अनुच्छेद 350A में है। किस में है? इसका उल्लेख किस में किया गया है? अनुच्छेद 350A में उल्लेख है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, और ये दायित्व, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य की है। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। बाल अधिकार का जो प्रस्ताव है वह किसके माध्यम से? संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से, यूएनओ के माध्यम से पारित किया गया था। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। भारतीय संविधान में शिक्षा किसका विषय है? अभी पीछे आपको हमने बताया था, भारतीय संविधान में जो शिक्षा है यह समवर्ती सूची का विषय है। किसका? समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है। वुड का जो घोषणा पत्र है किस वर्ष भेजा गया था? यहाँ पे वुड का जो घोषणा पत्र है वो 1854 में आया था। ठीक है। सर चार्ल्स वुड ने 1854 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा था। किसको पत्र लिखा था? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। ये कौन थे? ये जो लॉर्ड डलहौजी हैं ये उस समय के गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड डलहौजी। इनको वुड जो है चार्ल्स वुड ने एक पत्र लिखा था जिसे वुड का घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच कहा जाता है। ठीक है, 1854 यहाँ पे आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, 1882 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो हैं सर विलियम हंटर। कौन है? सर विलियम हंटर। चलिए अगला प्रश्न कहता है, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था कौन सी है? अध्यापक शिक्षा हेतु जो नियामक संस्था है वह है NCTE। क्या है? NCTE। इसको पूरा नाम इसका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसको इंग्लिश में N फॉर नेशनल, C फॉर काउंसिल, T फॉर टीचर, E फॉर एजुकेशन होता है। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो गया। अगला प्रश्न लीजिए, बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में, यानी कि अगर पूरी डेट याद रखेंगे तो 17 अगस्त 1972 में ये पारित हुआ था। ओके, इतनी बात क्लियर हो जाती है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया? तो किस योजना का प्रारंभ? पोषाहार वितरण योजना का जो प्रारंभ है वो 15 अगस्त 1995 से किया गया था। और ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस में हमें जो हम 9 PYQ करेंगे, मुझे लगता है ये 5, 6 से 7 बार प्रश्न पूछा गया है, इतना रिपीटेड है ये प्रश्न, ध्यान रखिएगा। पोषाहार वितरण योजना का प्रारंभ, शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से हुआ है। अगला प्रश्न कहता है, मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि बच्चों के नामांकन में वृद्धि हो, बच्चों की विद्यालय में पूरे समय तक रुका रहे बालक, घर भाग करके ना जाए, स्कूल आने के लिए प्रेरित हो कि चलो वहाँ पढ़ाई भी होगी, खाना भी खाएंगे, बदल बदल के रोज़ खाना मिलता है। ये सारी चीज़ें, ये सारे ही यहाँ पे ऑप्शंस हमारे राइट हो जाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। अगला प्रश्न कहता है, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से क्या संबंध है? कराने से संबंध है, किसका संबंध है? देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का भी यही उद्देश्य है कि घर घर जन जन तक शिक्षा पहुंचे। नवोदय विद्यालय भी यही चाहता है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भी यही चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सारे ही ऑप्शंस हमारे राइट हो जाते हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र क्या है? कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का जो क्षेत्र है वह ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण स्तर पर ये योजना अपना काम कर रही है। ये योजना जुलाई 2004 में आई थी। कब आई थी? जुलाई 2004 में यह योजना आई थी, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना। ठीक है, चलिए बेप क्या है? देखिए, बेप की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यह बेसिक शिक्षा परियोजना है, जिसको बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक है, बेसिक शिक्षा परियोजना। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया, तो ये किसके द्वारा किया गया था? यह जो आयोजन है वह लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा हुआ ये आयोजन? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? अब यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शंस हमको मिलते हैं। कई जगह तो चार्ल्स ग्रांट को भी माना जाता है। ठीक है,
कई जगह लॉर्ड मैकाले को माना गया है, ठीक है, लॉर्ड मैकाले को माना गया है। और क्या नाम उसका कई जगह आधुनिक जो है कि अच्छा कुछ और भी ऑप्शन में है, चलो यहाँ पे हम लोग चार्ल्स ग्रांट को ही मानते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में कहीं पे मैकाले है नहीं, ठीक है। अगर चार्ल्स ग्रांट ना हो, मैकाले हो, तो आप मैकाले के साथ चले जाइए। यहाँ पे मैकाले नहीं है तो हम चार्ल्स ग्रांट के साथ में चले जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन है। अब यहाँ तक बात होती है क्लियर, ठीक है। अब 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए अब 2020 के क्वेश्चन पेपर को समझिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कहता है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, कि उनके जो हित हैं या यानी कि उनका पूरी तरीके से संरक्षण हो सके। तो ऐसा किस में दिया गया है? ऐसा अनुच्छेद 29(1) में दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग में निवास करने वाले नागरिकों के किसी वर्ग को, चाहे किसी भी कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, कोई भी समुदाय हो, उनको जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति है उसे बनाए रखने का उनको अधिकार होगा। ऐसा अनुच्छेद 29(1) में कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न लीजिए। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था? तो ये हुआ था आपका जो 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको बनाया गया था। भारतीय संविधान का जो 86वां संशोधन था वो 12 दिसंबर 2002 को हुआ था। डियर फ्रेंड्स, कब हुआ था? 12 दिसंबर 2002 को ये लागू हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, या इसको लिखते हैं केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, किसके नाम से जाना जाता है? इसको सार्जेंट योजना के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? सार्जेंट योजना के नाम से, ठीक है। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान जो है वह प्रयागराज में है। कहाँ है? प्रयागराज में है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। निम्न आयोगों का सही क्रम, ये आप तभी बता पाएंगे जब आपको सभी आयोग पता होंगे कि कौन से आयोग का गठन कब हुआ था। चलिए पहले तो आपको बताते हैं, हंटर आयोग का गठन कब हुआ? 1882। अभी फिर आप मैच कर लीजिए, 1882, ठीक है, 1882। और राधा कृष्ण आयोग कब बना? 1948, ठीक है। वुड डिस्पैच, वुड का घोषणा पत्र 1854 में आया, 1854 में आया। कोठारी आयोग 1964 में आया, ठीक है। आप इसको सीक्वेंस में लगाइए। सबसे पहले कौन सा आयोग बना है? सबसे पहले बना है हमारा सी, 1854 में ये बना है, सबसे पुराना यही है 1854 में, तो सी हो गया यहाँ पे, पहले ये आ गया। फिर बना है हमारा 1854 के बाद आता है 82, तो 1882 में बना है हंटर आयोग, अब आ गया ए वाला। अब आते हैं 1800 के बाद, अब ये भी 1900 में, ये भी 1900 में। 1900 में पहले बना है 1948 वाला, तो बी हो जाएगा। फिर 48 के बाद आता है 64, तो 1964 वाला डी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा ऑप्शन सी राइट हो गया, ठीक है। तो ये सभी याद रखिएगा कि कौन सा आयोग कब बना था। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब लागू की गई? यह योजना लागू हुई आपकी 1 सितंबर 2004 को। कब लागू हुई? 1 सितंबर 2004 को लागू हुई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई थी? यह योजना जुलाई 2004 में शुरू की गई थी। कब? जुलाई 2004 में। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की विशेषता है शिक्षा में सबकी भागीदारी हो, शिक्षा में सबकी बराबरी हो, नए शैक्षणिक प्रयोग हो, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है। वेरी गुड। अगला प्रश्न लीजिए, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था कौन सी है? ये वही क्वेश्चन जो अभी पीछे हम लोग पढ़ रहे थे, एनसीटी वाला है ना, वही क्वेश्चन फिर यहाँ पे रिपीट हो गया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आप अगर ठीक से पढ़ लेंगे पीवाईक्यू तो कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो आपके 15 के 15 आपको एमसीक्यू उसमें मिलेंगे अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हो। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के प्रारंभ का अंश रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया है? तो यह सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से लिया गया है। किससे लिया गया है? सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से लिया गया है।
1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है? तो यशपाल समिति जो है वह स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से संबंधित है। ठीक है, स्कूली छात्रों के बोझ को कम किया जाए। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। छिनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? छिनाई का सिद्धांत लॉर्ड मैकाले के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये वही है अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, जिसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं। ठीक है, जिसको निस्पंदन का सिद्धांत भी कहा जाता है, भूल मत जाना, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई थी? नवोदय विद्यालय की जो स्थापना है वह नई शिक्षा नीति 1986 की संस्तुति पर की गई थी। सिंपल सी बात है, ऑप्शन सी राइट हो गया। जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो ये क्या कहलाता है? डियर फ्रेंड, इसको अपव्यय कहते हैं। और जब जो है कि किसी बालक का एक ही कक्षा में एक से अधिक वर्ष लग जाते हैं या वो उसी क्लास में बार बार फेल होता रहता है, इसको अवरोध कहा जाता है। और जब वो प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तब उसे अपव्यय कहा जाता है। यहाँ पे आपको हाश भी लिखा हुआ मिल जाएगा। हाश का मतलब नुकसान होना। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो यहाँ तक अब हम लोग जो 2019 के PYQs हैं, MCQs हैं, उनको करेंगे। ठीक है, चलिए आइए 2019 का क्वेश्चन पेपर देखिए। पहला प्रश्न आपके सामने कहता है कि बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। बाल अधिकार का जो प्रस्ताव है यह संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2006 में पारित हुआ था। ध्यान रखिएगा, बाल अधिकार का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2006 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा प्रश्न है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? देखिए, अब यहाँ पे फिर वही बात है, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को मानेंगे, और अगर ऑप्शन में लॉर्ड मैकाले नहीं है तो चार्ल्स ग्रांट को ही मानेंगे। ठीक है, और कुछ लोग मैकाले को मानते हैं, कई जगह आपको जो है मैकाले भी आंसर में मिल जाएंगे। ओके, चलिए इतनी बात क्लियर होती है, चार्ल्स ग्रांट। ठीक है, अगला प्रश्न, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया है? तो यह बनाया गया है अनुच्छेद 21 का के तहत। अनुच्छेद 21 का के तहत बनाया गया है। वुड का जो घोषणा पत्र है वो किस वर्ष आया था? वुड का घोषणा पत्र 1854 में आया था। ठीक है, वुड्स डिस्पैच इसको कहते हैं, वुड का घोषणा पत्र कहते हैं इसको। देश के प्रत्येक जनपद में ड्राफ्ट की स्थापना का संस्तुति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई है? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत की गई है। ऑप्शन ए राइट वन इन दिस क्वेश्चन। निष्पंदन या छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले, ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। ठीक है, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का भी यही मकसद है कि सब तक शिक्षा पहुँचे। नवोदय विद्यालय भी यही चाहता है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद भी यही चाहता है। इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाश की समस्या से क्या आशय है? मैंने अभी जस्ट पीछे आपको बताया था कि हाश क्या है। हाश का मतलब यहाँ पे ये है कि बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना हाश कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग अपव्यय भी कहते हैं। ठीक है, अपव्यय भी कहते हैं। ठीक है, और जब बच्चा एक से अधिक वर्ष एक ही कक्षा में लगा देता है उसे अवरोध कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। बेप क्या है? पीछे भी क्वेश्चन आया था, बेसिक शिक्षा परियोजना, बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट, यानी कि बेप है ये। मध्याह्न भोजन का उद्देश्य है बच्चों के नामांकन में वृद्धि हो, बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक बच्चे रुके रहें, स्कूल आने के लिए मोटिवेट हों। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। भारत सरकार ने सन 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को कितने शब्दों में बांटा है? कितने शब्दों में, या यहाँ पे सबसे बेहतर ऑप्शन होगा कितने खंडों में बांटा है? तो इसको बांटा है 23 खंडों में। ठीक है, और ये जो 1992 है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संशोधित जो रूप था, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 भी कहा जाता है, उसी की बात यहाँ पे हो रही है। उसमें 23 पार्ट्स यानी कि 23 खंडों में यह शिक्षा विभाजित थी 1992। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव किसने दिया था? तो ये सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने ही दिया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव दिया था। ऑप्शन सी राइट हो गया। अगला प्रश्न लीजिए, NPEGEL में किस कक्षा में अपवंचित लड़कियों के अध्ययन करने का प्रावधान है? तो इसमें कक्षा 1 से 8 की कक्षा में अपवंचित लड़कियों के अध्ययन करने का प्रावधान है। और ये NPEGEL का मतलब क्या होता है? देखिए, N फॉर होता है नेशनल, P फॉर प्रोग्राम ऑफ, E फॉर एजुकेशन, फॉर G फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। ये क्या हो गया? NPEGEL, ठीक है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, ये इसका पूरा नाम होता है। हो सकता है पूरा नाम भी पूछ ले। जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं? तो वो हैं, एक तो UNDP है, UNSPA है, यूनिसेफ है, ये सभी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अब यहाँ से हम लोग 2018 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 2018 में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, आइए समझते हैं, जानते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में है? सिंपल सी बात है, धारा 45 में है। किस में है? धारा 45 में है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना था? ये बना था सन 2009 में, ठीक है। लागू कब हुआ था सर? 1 अप्रैल 2010 से ये लागू भी हुआ था, ठीक है। चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास क्या थे? चार्ल्स ग्रांट भारत में विद्यालयों की स्थापना, ठीक है, और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, ये किसके प्रयास थे? ये चार्ल्स ग्रांट के शिक्षा से संबंधित प्रयास थे। इसलिए ऑप्शन डी सी जो है यहाँ पे, ये दोनों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व दिए गए हैं। क्या दायित्व दिए गए हैं? एक तो नियमित समय में स्कूल में उपस्थित होना है, पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग पढ़ाना है और निर्धारित समय में पूरा भी करना है सिलेबस को। प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन भी आपको करना है और बच्चा जिस भी रुचि, क्षमता, योग्यता जो भी रखता है उसके हिसाब से बच्चे को पढ़ाना है। तो ये सभी यहाँ पे ऑप्शंस आपके राइट हो जाएंगे। हंटर कमीशन कहते हैं, हंटर कमीशन किसको कहा जाता है? हंटर कमीशन कहते हैं, किसको कहा जाता है? तो ये भारतीय शिक्षा आयोग को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर आयोग भी कहते हैं। ये आयोग कब बना था? 3 फरवरी 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग बना था। 3 फरवरी 1882 को। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? पीछे अभी बताया था मैंने आपको, 1964-66। देखिए, सिर्फ गठन पूछे और अगर एक सन दिया हो तो ध्यान रखिएगा, गठन हुआ था 14 जुलाई, गठन हुआ था 14 जुलाई 1964 को, और फिर 29 जून, समझिए पॉइंट को, 29 जून 1966 को इसको भंग भी कर दिया गया था। इसलिए कोठारी आयोग के लिए ये 64-66 साथ में लिखा जाता है, ठीक है। इसका गठन कब हुआ? 14 जुलाई 1966 को, और फिर 29 जून 1966 को इसको भंग भी कर दिया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 64-66 यहाँ पे ऑप्शन इसीलिए राइट हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के पश्चात आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। तो ये 16 दिसंबर 1990 में प्रस्तुत किया था। इन्होंने कब प्रस्तुत किया था? 16 दिसंबर 1990 में। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। प्रोफेसर यशपाल समिति से पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ के लिए चिंता व्यक्त की थी? किसने की थी? तो वो एक तो पटेल समिति थी, NCERT कार्यदल भी था, आचार्य राममूर्ति समिति, इन सभी ने की थी। इन सभी ने पढ़ाई का बोझ के लिए चिंता व्यक्त की थी। NCF 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में निम्न दृष्टिकोण चिन्हित किए गए हैं। क्या दृष्टिकोण चिन्हित किए गए हैं? एक तो बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, दूसरा टीचर का क्या रोल है और टीचिंग के प्रति उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, पर्सपेक्टिव्स है, शिक्षण विद्या के प्रति क्या दृष्टिकोण है। तो यहाँ पे सारे ही ऑप्शंस राइट हो जाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका 1987-88 में शुरू हुआ था। कब? 1987-88 में शुरू हुआ था। स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी? स्कूल चलो अभियान में कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे थे इनको इंक्लूड करने की योजना थी, इनको शामिल करने की योजना थी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वहाँ इस प्रश्न में राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए,
स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, विश्वविद्यालय की शिक्षा की तैयारी। एक तो व्यक्तिगत और सामाजिक तैयारी, शैक्षिक तैयारी, मनोरंजनात्मक, सृजनात्मक, शाब्दिक, अशाब्दिक, भाषा कौशल यानी लैंग्वेज स्किल की तैयारी। तो ये सभी प्रकार की तैयारी इसमें इंक्लूड है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, जिसको NCLP भी कहते हैं, संचालित की गई, तो ये संचालित की गई 9वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना में। अगर आपसे पूछ ले कि NCLP योजना की शुरुआत कब हुई, तो शुरुआत इसकी हुई थी 1988 में। ये भी ध्यान रखिएगा, कब शुरुआत हुई थी, 1988 में। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिए, पोषाहार वितरण योजना को निम्न विचार से प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया, तो इसको नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए पोषाहार वितरण योजना को शुरू किया गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 15 अगस्त 1995 को इसकी शुरुआत हुई। नामांकन संख्या दर बढ़ाने के लिए, बच्चों को पोषित भोजन उपलब्ध कराया जाए, उनको कुपोषण से बचाया जाए, इन सभी उद्देश्यों को लेकर के पोषाहार वितरण योजना को 15 अगस्त 1995 में शुरू किया गया। ठीक है, इसका मकसद क्या था, बच्चों में पोषण स्तर को सुधारा जाए, उन्हें कुपोषण से बचाया जाए। अगला प्रश्न, हाश एवं अवरोधन, यहाँ पे इसकी जगह पे अपव्यय भी लिखा हो सकता था, तो ध्यान रखिएगा, अपव्यय और अवरोधन को रोकने के लिए तथा संप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। तो इसमें एक तो छात्रवृत्ति बच्चों को दी जा रही है, मिड डे मील दिया जा रहा है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जा रही हैं, ड्रेस दिया जा रहा है, बैग दिया जा रहा है, सारी सुविधाएं तो दी जा रही हैं ताकि बच्चे विद्यालय बीच में छोड़ करके ना जाएं। ठीक है, बार बार इसको क्लास में फेल ना हो, तो ये एक ही क्लास में ना पड़े रहें, ये सारी चीज़ें खत्म होनी चाहिए। तो ये सारी सुविधाएं उनके लिए अवेलेबल भी हैं। ये हो गया 2018 हो गया। अब हम लोग 2017 के MCQs को कवर करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन है, और यदि आप चैनल पर नए हों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके BEd BTC को लेकर के, DLED को लेकर के बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जा रहा है और दिया जाएगा। आगे अगला प्रश्न लीजिए, राष्ट्रीय साक्षरता शिक्षा की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता शिक्षा की स्थापना हुई थी आपकी 1988 में। पूरी डेट पूछ ले तो ध्यान रखिए, 5 मई 1988, 5 मई 1988 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन भी लिखा हो सकता है, नेशनल लिटरेसी मिशन भी लिखा हो सकता है, ये इसके नाम है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई थी। तो ये कब लागू की गई थी, इसमें देखिए ये लागू हुई थी 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो ये क्या कहलाता है। तो इसको हाश कहते हैं, शिक्षा में कमी कहते हैं, या फिर इसको अपव्यय कहा जाता है। ठीक है, या फिर इसको अपव्यय कहा जाता है। अवरोध का मतलब है कि बच्चा एक ही क्लास में कई साल तक पढ़ा रहे। ठीक है, वो अवरोध होता है। क्वेश्चन कहता है सन 1960-61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। श्री UN धेबर थे। कौन थे, श्री UN धेबर, ध्यान रखिएगा, UN धेबर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था, वेरी सिंपल, रट गया होगा अब आपको, मैकाले ने दिया था। किसने, मैकाले ने दिया था। मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। तो इसने जो अपना प्रतिवेदन है वह कब प्रस्तुत किया था, 1835 में। पूरी तारीख पूछे, पूरी डेट पूछे तो 2 फरवरी 1835 बता दीजिएगा। 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। ठीक है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार कौन सा था। वैदिक शिक्षा में 3 संस्कार थे, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, समावर्तन संस्कार, जिसमें जो उपनयन संस्कार है ये उसका प्रमुख था। ठीक है, विद्यारंभ तो जब बच्चा शिक्षा प्रारंभ करता था विद्या लेना तब विद्यारंभ होता था। जब वो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद घर वापस लौटता था गुरुकुल से तब उसका समावर्तन संस्कार होता था। ठीक है, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण था उपनयन संस्कार। बाकी उपसंपदा और पबजा ये दोनों ही बौद्ध काल के हैं या बौद्ध शिक्षा के हैं। ठीक है, बौद्ध काल में कौन से संस्कार होते थे, उपसंपदा संस्कार और प्रब्जा संस्कार। बिस्मिल्लाह संस्कार तो इस्लामिक शिक्षा जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी उसमें बिस्मिल्लाह नामक रस्म होती थी। जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था तब उससे जो है बिस्मिल्लाह नामक रस्म अदा कराई जाती थी।
ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लीजिए, प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है, प्राथमिक शिक्षा बाल्यावस्था से शुरू होती है, 0 से 5 वर्ष तक जनरली सामान्यतः शैशवावस्था मानी जाती है। 6 वर्ष से बाल्यावस्था शुरू होती है और यहीं से बालक की जो है प्रारंभिक शिक्षा भी प्रारंभ होती है। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? यह कथन अरस्तू का है। किसका है? अरस्तू का स्टेटमेंट है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है बालक का शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सार्वभौमिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, हर तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए, इसलिए सर्वांगीण को हम टिक कर देंगे। ओके, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, ये कथन किसका है? इसको भी कई जगह तो रूसो को कह दिया है, कई जगह कहा गया है कि ऐसा प्लेटो ने कहा है, कई जगह कहा है कि इसको जॉन लॉक ने कहा है। किसी एक की बातें समझ में नहीं आती किसने कहा है, ठीक है, किसने कहा? जॉन लॉक। एक ने कहा, एक जगह लिखा है कि एवी सेना की ये लाइन है, एवी सेना की ये लाइन है, कुछ किताबों में लिखा है, लेकिन हम यहाँ पे किसको मान लेंगे? हम यहाँ पे रूसो को मान लेंगे। ठीक है, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, इसके लिए ज़्यादातर महत्व किसको दिया गया है? रूसो को और फिर प्लेटो को, और कई जगह किताब में जॉन लॉक भी लिखा है, एवी सेना ने भी लिखा है कि एवी सेना ने ये बात कही है, तो हम यहाँ पे रूसो को मानते हैं। अगला प्रश्न लीजिए, मदरसों में शिक्षा का माध्यम फारसी भाषा थी, मदरसों में शिक्षा का माध्यम फारसी भाषा थी। निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 को किया गया था? अभी हमने आपको पीछे बताया था, तो वह थी पोषाहार वितरण योजना को 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है वुड के घोषणा पत्र को, इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी वुड के घोषणा पत्र को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, कोठारी आयोग ने बालिका संबंधी सुझाव दिया था, तो एक तो लोकमत निर्माण का, अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था का और मुख्य पाठ्य सामग्री की व्यवस्था का। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आपका वह राइट हो जाएगा। ठीक है, सारे ही सुझाव दिए गए थे, यहाँ तक बात होती है क्लियर। अब हम 2016 में जो प्रश्न पूछे गए थे एमसीक्यूज, आइए इन प्रश्नों को समझते हैं। चलिए, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। अगला प्रश्न लीजिए, प्रश्न कहता है शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में 1 अप्रैल 2010 को स्वीकार किया गया, 1 अप्रैल 2010 को स्वीकार किया गया। ठीक है, शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना है। इसको क्या कहा जाता है? इसको सार्वभौमिकरण कहा जाता है, इंग्लिश में इसको यूनिवर्सलाइजेशन कहते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन। ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन कहा जाता है, सार्वभौमिकरण। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य है शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन, यानी कि जो शैक्षिक कार्यक्रम हैं उनको प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किया जाए, व्यवहार में लाया जाए, उस पर काम किया जाए। जैसे प्रोग्राम तो बहुत बनते हैं लेकिन कुछ ही सफल हो पाते हैं, तो यहाँ पे जो भी शैक्षिक कार्यक्रम है वो बढ़िया तरीके से रन कर सकें, ये उद्देश्य है। प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना कौन सी है? तो वो है आंगनवाड़ी योजना। आंगनवाड़ी योजना की शुरुआत कब हुई थी सर? आंगनवाड़ी योजना की शुरुआत हुई थी 1975 में। ठीक है, भारत सरकार ने इसे एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम यानी कि ICDS के तहत शुरू किया था आंगनवाड़ी योजना को। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न कहता है स्वतंत्रता के समय देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी? स्वतंत्रता के समय देश में लगभग 12% जो है जनसंख्या साक्षर थी, 12% लगभग में था, तो हम यहाँ पे 14% मान लेते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 14%। विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का जो डेवलपमेंट है वह किसके माध्यम से होता है? वह सृजनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से होता है। जब बच्चों से कुछ क्रिएटिव कराते हैं तब होता है उनकी मांसपेशियों का विकास। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? सर्व शिक्षा अभियान जो है यह 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी सर? 2001 में हुई थी प्यारे दोस्तों। कब हुई थी? 2001 में हुई थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए है? तो यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए,
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, कुल मिलाकर के इन सभी वर्गों के लिए, इन सभी वर्ग की बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त है, तो वह राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। कितने समय अंतराल के उपरांत पाठचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है, तो वह 5 वर्ष के बाद। कितने समय अंतराल के उपरांत? 5 वर्ष के बाद में। ठीक है। महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था, 1937 में रखा था डियर फ्रेंड। कब रखा था? 1937 में रखा था। इनकी शिक्षा को बेसिक शिक्षा योजना, बुनियादी तालीम, ठीक है, वर्धा शिक्षा योजना, नई तालीम, कई नामों से जाना जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। इनके आयोग को मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया था। तारीख याद रखिएगा, मैं बार बार इसलिए बता देता हूं ताकि आप रिमाइंड करते रहें, याद होती रहे आपको तारीख। निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के अवसर दिए जाने चाहिए? किस स्तर के विद्यालय से? तो वो हमारा पूर्व माध्यमिक विद्यालय से। किस विद्यालय से? पूर्व माध्यमिक विद्यालय से। प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न पोषाहार वितरण योजना 15 अगस्त 1995 से शुरू हुई। मैंने कहा था ना, क्वेश्चन कई बार मिलेगा हमको, तो ये 2023 से 2014 तक कई बार रिपीटेड है। हास की समस्या का मतलब ये होता है जब बच्चा बीच में ही विद्यालय छोड़ करके चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात हो गई 16 की। अब हम बात करेंगे 2015 के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। देखते हैं 2015 में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वेरी सिंपल एंड सरल भाषा में आपने सभी क्वेश्चंस को ठीक तरीके से समझ लिया है और मुझे आशा है कि आप कमेंट करके जाएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। देश में संविधान लागू हुआ था, सबको पता है, जन जन को पता है। 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न कहता है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में है? सबको पता है 1945 में, धारा 45 में। ठीक है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रवेश है 1613 से माना जाता है। 1613 ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? बार बार उसी प्रकार के क्वेश्चन रिपीटेड है। 1854 में आया। वुड का घोषणा पत्र 1854 में आया। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन अभी हमने पीछे बताया था 1964-66 में। क्या बताया था? हमने बताया था कि 14 जुलाई 1964 को यह आयोग का गठन हुआ। 29 जून 1966 को इसको भंग कर दिया गया, इसलिए इसको 1964-66 कहते हैं। और ये बात है कोठारी आयोग की। किसकी? कोठारी आयोग की बात हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संपूर्ण भारत में निम्नलिखित शैक्षिक संरचना को अपनाए जाने का सुझाव दिया गया था। तो ये पहले दिया गया था 10+2+3। ठीक है। अब NEP 2020 के अकॉर्डिंग पूछेगा। NEP 2020 के अकॉर्डिंग अगर पूछे तो आप बताएंगे 5+3+3+4। अब नया स्ट्रक्चर ये वाला है, अब ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी ये भी ध्यान रखिए कि कौन सा पूछ रहा है, 1986 का पूछ रहा है कि 2020 का पूछ रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु कौन सी योजना लागू हुई थी? तो वो थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना थी। ठीक है। स्कूल चलो अभियान ये किसका अंग है? स्कूल चलो अभियान सर्व शिक्षा अभियान का ही अंग है, यानी कि SSA का ही ये अंग है। ठीक है। अब सारे क्वेश्चन रिपीटेड वाले ही आने लगे, रिपीट वाले। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या उद्देश्य है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान कराई जाएं। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका शुभारंभ 1995-96 में हुआ था। 1995-96 में हुआ था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का संबंध किससे है? प्राथमिक बालिका शिक्षा से है। प्राथमिक बालिका शिक्षा से है। पीछे बता चुके हैं कब लागू हुई थी ये योजना। प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया था मार्च 1992 में। कब किया गया? मार्च 1992 में। ठीक है। अगला प्रश्न समझा इसलिए नहीं रहे कि क्वेश्चन रिपीट है।
पीछे पड़ चुके हैं। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग से संबंधित है? सर्व शिक्षा अभियान जो है यह आपकी 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना है, यह कथन किसका है? यह कथन लॉर्ड मैकाले का है, यानी कि इन्होंने ही अधोगामी का निस्यंदन सिद्धांत यानी कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम बहुत से व्यक्तियों को शिक्षा नहीं देंगे, थोड़े व्यक्तियों को शिक्षा देंगे, उच्च वर्ग के व्यक्तियों को शिक्षा देंगे, विशेष व्यक्तियों को शिक्षा देंगे, फिर वहाँ से शिक्षा सर्वसाधारण तक धीरे धीरे छन छन करके पहुँच जाएगी, क्योंकि जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो उनका अनुसरण करेंगे, उनका अनुकरण करेंगे, नकल करेंगे, फॉलो करेंगे। संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है एक पढ़ाए एक। क्या है? एक पढ़ाए एक। यहाँ तक हो गई बात। अब लास्ट पेपर आपके सामने बचा है, 2014 का क्वेश्चन पेपर हम लोग हल करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट में आप लोग जरूर बता करके जाएंगे कि क्लास कैसी रही। तो अगला प्रश्न लीजिए। प्रश्न कहता है, क्या कहता है प्रश्न? उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? 1995-96 में हुआ था। कब हुआ था डियर फ्रेंड्स? 1995-96 में हुआ था। बेसिक शिक्षा परियोजना उत्तर प्रदेश में कब से लागू हुई थी? तो यह लागू हुई थी 1993-94 से। 1993-94 से उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परियोजना लागू हुई थी। इसको इंग्लिश में बेप भी कहा गया है। क्या कहा गया है? बेप भी कहा गया है। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र या भारतीय शिक्षा का इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड के घोषणा पत्र को किसको कहा जाता है? वुड के घोषणा पत्र को 1854 में आया था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन 1964-66 में हुआ था। ठीक है, चलिए बार बार वही क्वेश्चन रिपीटेड हैं। देखिए, बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में पारित हुआ था। 1972 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न, ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। पहला नया क्वेश्चन मिला है। ब्रेल लिपि द्वारा जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, जो अंधे बच्चे होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, उनके लिए हम ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। किसका? ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष कौन थी? इसकी अध्यक्ष दुर्गाबाई देशमुख थी। दुर्गाबाई देशमुख थी। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बच्चे का बौद्धिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो, कुल मिलाकर के सारे प्रकार का विकास होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन पर अपना सुझाव दिया था। किसने दिया था? हर्टाग समिति ने दिया था सर। किसने दिया था? हर्टाग समिति ने दिया था। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में निम्न दृष्टिकोण चिन्हित किए गए हैं। तो निम्न दृष्टिकोण, एक तो बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक की भूमिका, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षण विद्या के प्रति दृष्टिकोण, इन सभी दृष्टिकोण, ये सभी प्रकार के दृष्टिकोण चिन्हित किए गए हैं। इसलिए ऑप्शन डी के साथ में हम चले जाएंगे। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान प्रयागराज में स्थित है। ओके। अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था NCTE है। NCTE है। पीछे पढ़ा था। छिनाई सिद्धांत जो है लॉर्ड मैकाले ने दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड मैकाले ने। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शिक्षा जो है वह समवर्ती सूची का विषय है। तो जिसने भी ये प्रश्न कर लिए 2025 में यही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया 16 मार्च 1911 को। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से क्लास होती है हमारी कंप्लीट। और आई होप, मुझे आशा है, विश्वास है कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे अपने दोस्तों तक। कॉलेज ग्रुप में इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।